नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करे थे, जिसमें मैंने आपको एपीएमसी के तक के बारे में बता दिया था। थोड़ा 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया, आज उसको हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एपीएमसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो एपीएमसी तक अगर पढ़ लेना एक अधूरापन लगता है इसकी, जब तक हम 3 कृषि कानूनों को ना पढ़ लें। एपीएमसी से जुड़ा हुआ 3 कृषि कानून जो 2000 सितंबर 2020 में लाए गए थे। हालांकि वो बाद में 19 नवंबर 2021 से सरकार ने उसको वापस ले लिया था, भारी विरोध हुआ उसका, ठीक है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कम से कम, भले ही अब वो उससे प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि अब बिल समाप्त हो चुका है, तो उससे प्रश्न नहीं आएगा और इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है पढ़ना। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो और इस तरह सब चीज़ें हम छोड़ते चले गए कि अरे वो कानून खत्म हो गया, तो उससे हो सकता है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए, या अभी मैं जब आपको उसको बताऊंगा आपको लग रहा है सर नेसेसरी पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा थोड़ी नहीं इसका। हो सकता है कई चीज़ें हो जो आगे वे फॉरवर्ड जब बताऊंगा तो वो आपके लिए लाभकारी हो। तो हम इस तीन कानून को हम बहुत ज़्यादा इस पर डीप नहीं जाएंगे, मेन चीज़ इसके पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि अभी ख़त्म हो चुका है, तो इसका कोई मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या था, प्रोज एंड कॉन्स इसके क्या थे, क्यों विरोध हुआ। भाई, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, ताकि आप लिख सके, कहीं आप खड़े हो सके, इंटरव्यू में आप बोल सके। भाई, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लेता है तो कुछ गलत थोड़ी ना है कि अगर मान लीजिए आप कृषि कानून के समर्थन में है कि विरोध में, जब आप कह देंगे समर्थन में तो क्यों और विरोध में है तो क्यों, तो मतलब पूछा जा सकता है कुल मिलाकर के, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, जब सरकार ने क्या किया था, सरकार कृषि सुधारों के लिए कह रही थी कि हम कृषि में सुधार चाहना चाहते थे, क्रांतिकारी परिवर्तन चाह रहे। भाई, कृषि की हालत तो आप देखते हैं किस तरीके से, देश की लगभग 54% आबादी जो कृषि पर डिपेंड है, मुझे तो लगभग 60% के ऊपर है, लेकिन 54% लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से कृषि पर डिपेंडेंट करते हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को, ठीक है। लेकिन जो जीडीपी पे योगदान हो केवल 14% है कृषि का, और ये लगातार घटता रहा। खासतौर से जब हमने एलपीजी सुधार लाए 1991 के बाद, तो कृषि की तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ कृषि को। तो यही सरकार कहती थी कि भाई हम सुधार करना चाहते हैं, इसके लिए वो 3 कानून लेकर के आए। उसमें था, पहला था किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटीज एक्ट 2020, ठीक है। दूसरा था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम 2020, सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 दोगे। तीसरा था कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 में संशोधन किया था। तो इस तरीके से, तो अब हम ये 3 कानून थे, तीनों के अलग अलग क्या फीचर थे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तब हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। तो इसका जो मेन प्रावधान ये था कि किसान, देखिए अब मैंने आपको एमएसपी वगैरह, एमएसपी के बारे में बताया कि किसान जा करके अपना खाद्यान्न बेच सकता है। मैंने बढ़िया से उसको पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। इसमें सरकार ने क्या किया कि किसान जो है वो अपने उत्पाद को केवल अपने ज़िले की मंडी में ही नहीं, पूरे देश की किसी भी मंडी में जा कर के बेच सकता है। ये सरकार ने कर दी कि अब आप केवल हमारे इसी यहीं पे नहीं, कहीं पर भी अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। नए कानूनों के तहत किसानों को कृषि उपज की बिक्री पर कोई उपकर या कर नहीं लिया जाएगा। विधेयक किसान मंडी के अलावा फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण संयंत्रों और अन्य स्थानों पर बेच सकता है। अब देखिए, ये हो गया पहला फीचर। अब इसकी क्या दिक्कत है, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि देखिए, अभी हम एमएसपी पे किसान अपना खाद्यान्न बेचता है, ठीक है, सरकार को, तब सरकार से उसको पैसा मिलने में 2 से 3 महीने लग जाता है। जब वो अपनी ज़िले की मंडी में बेच रहा है तब ये हाल है। अगर सरकार जा कर के बाहर किसी राज्य में बेचेगा या किसी प्राइवेट फर्म के पास बेचेगा, क्या गारंटी है कि उसको टाइम पे पैसा मिल जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, सरकार अगर इस तरीके से करेगी तो मंडियों पे लोगों का प्रभाव कम हो जाएगा। फिर लोग क्या करेंगे भाई, मंडियों की जगह क्या होगा कि अगर कोई निजी इस तरह खुल जाएगा जहाँ पे सरकार खरीद रही है, किसान अपना बेच रहा है, तो फिर
मंडी पे कोई जाएगा ही नहीं। आप देखिए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर है। प्राइवेट स्कूल गुणवत्तापरक पूरी शिक्षा देता है, भले ही वो महंगा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो किसान से कम दाम पे खरीदेगा, मजबूर कर देगा किसान को कि आप कम से कम दाम पे बेचिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बेचेंगे, हम आपके घर से खरीद ले जाएंगे, सामान को उठा ले जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप मंडी पे जाते हैं, लाइन लगाते हैं 2-2 3 दिन तक, आप तब आपका बिकता है। कभी 2-3 महीने पहले बाद आपको पैसा आता है। इस मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे प्राइवेट फर्म कहेंगे कि हम आपसे घर से खरीद लेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं, लेकिन हम पैसा अपने मर्जी का आपको देंगे। तो उसमें भी किसान को घाटा होगा कि वो कहेगा कि भाई 2,000 रुपये क्विंटल गेहूँ है, तो कहेगा हम 2,000 नहीं देंगे, हम 1,500 ही आपको देंगे, तो किसान मजबूर हो जाएगा। तो ये एक इसका कॉन्स था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, मैं इसको आपको दोनों चीज़ बता, फायदे क्या था कि किसान किसी भी अपने उत्पाद को मंडी के बाहर किसी प्राइवेट फर्म हो गया या किसी दूसरे राज्य में जाके बेच सकता है। लेकिन नुकसान इसका क्या होगा कि किसान को जरूर नहीं कि प्राइवेट फर्म वाला पैसा ही दे दे। और बताएं, अगर मान लीजिए किसान जब अपने राज्य में बेच रहा है तब तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है। अगर वो जाके उत्तर प्रदेश का किसान जाके मध्य प्रदेश की किसी फर्म में बेच देगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, संभव ही नहीं मुझे लगता है। उसके साथ साथ कि भाई किसान के पास इतना संसाधन नहीं है को जा करके इतने 2-2 300 किलोमीटर दूर कर अपना संसाधन बेचेगा और बेचेगा जाएगा लेकर के, तो उसका फिर फायदा क्या होगा। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स थे दोनों चीज़, मैंने आपको समझा दी मेन बहुत शॉर्ट में। इसका दूसरा था कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम 2020। देखिए इसमें क्या होता था, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। इसमें नाम भी आ रहा है ना, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या था कि जैसा मान लीजिए मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गेहूँ, या मान लीजिए गेहूँ के लिए या आलू वाले किसान से कि ऐसा करें, मैं आपको बीज उपलब्ध कराऊंगा, मैं आपको खाद उपलब्ध कराऊंगा, मैं आपको सिंचाई का उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको उत्पादन करना है केवल। इससे क्या होगा कि आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आप केवल उत्पादन करेंगे, मैं सारी चीज़ें लगाऊंगा। अब होगा यहाँ पे क्या पता है, अभी तो ये बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ ठीक है भाई, किसान को कोई खर्चा नहीं है, सारा वो उद्योगपति दे रहा है। लेकिन उद्योगपति के पीछे जो सबसे फायदा होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाता है। करेगा क्या कि सरकार किसान को केवल मजदूर बना के रख देगा। इसमें क्या होगा, किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको आने पौने दाम पे जाके खरीद लेगा कि भाई मैंने खाद दिया, मैंने बीज दिया, मैंने सिंचाई दिया, तुम्हारा क्या है इसमें। भाई तुम्हारी केवल जमीन भर है, जमीन का जो तुम रेंट लेना चाहते हो ले लो, बाकी इसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं। वो किसान के श्रम को तो कोई कीमत ही नहीं समझेगा। इस तरीके से जो मूल्य आश्वासन, ये नाम ही है मूल्य आश्वासन और कृषि अनुबंध अधिनियम 2020 पर किसान, इससे क्या होगा, ये हालांकि भाई किसान को लिख कर दे देगा हम इतने में आपको दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो बाद में खरीदेगा अपनी कीमत पे। इससे क्या होगा, डिस्प्यूट बढ़ने के चांस होंगे, अदालतों पे जाके केस बढ़ेंगे। एफपीओ बनेंगे, किसान उत्पादक संघ। इससे क्या होगा कि किसानों का और ज़्यादा शोषण बढ़ने की संभावना रहेगी। तो देखिए भाई, कहना तो बहुत आसान होता है कि हम ये कह देते हाँ ये अनुबंध हम आपसे कर लो, फिर बाद में व्यापारी यही तो करता है, जब उसका काम निकल जाता है तो फिर भूल जाएगा किसान को उसकी उसी हालत में छोड़ देगा, ठीक है। तो ये था। तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। देखिए एक 2020 के पहले 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 आया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि भाई कोई भी व्यक्ति, ये मान लीजिए कोई फर्म है, कोई उद्योग है, वो कितना भी चाहे अपना जमाखोरी कर सकता है। जमाखोरी करने का मतलब वो स्टॉक बना सकता है। देखिए स्टॉक बनाना महंगाई का एक बड़ा कारण होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई उद्योगपति हूँ, मैंने क्या किया, देखा कि प्याज जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया। प्याज का मान ली 10,000 क्विंटल को कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 क्विंटल मैंने उसको डंप कर लिया, जमाखोरी कर लिया। अब जब 10,000 क्विंटल प्याज
मार्केट में कम होगी तो ऑटोमेटिक मार्केट में प्याज का दाम बढ़ जाएगा। और जब प्याज का दाम बढ़ जाएगा, मैं उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि प्याज का दाम बढ़ जाए। जब प्याज का दाम बढ़ जाएगा तो फिर मैं अपना प्याज निकालूंगा, फिर अपने मनमूल्य दाम पे बेचूंगा। इसको बोलते थे इंस्टीट्यूशनल कमोडिटी एक्ट 95 के अंतर्गत 1955 के अंदर का प्रावधान किया गया। 2020 में जो लाया गया, इसमें भी संशोधन किया गया कि अब हम क्या करेंगे, कोई भी बड़ा उद्योगपति या कुछ भी होगा, वो एक सीमा से ज़्यादा खाद्यान्नों को जमाखोरी या इस तरह कहते थे उसको संग्रहित नहीं कर सकता है। जिसको हम संग्रहित कहते थे, बेसिकली वो जमाखोरी ही है। बस अंतर ये है कि जो समर्थन करता है वो संग्रहित बोलता है, और जो विरोध करता है वो जमाखोरी बोलता है। उसके बाद फिर क्या होगा कि बहुत सरकार खुद भी कुछ उत्पादों जैसे अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल की आपूर्ति को असाधारण परिस्थितियों में नियंत्रित कर सकती है। सरकार खुद भी इन चीज़ों के दाम को केवल युद्ध, सूखा, असामान्य स्थिति में वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में ही इसको नियंत्रित करेगी। बाकी सरकार बाजार को छूट दे देगी। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जो मनाएगा, जितना मनाएगा व्यापारी अपना व्यापार अधिक से अधिक करने के लिए वो चीज़ों के दाम को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक मार्केट में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो बस देखिए, इतने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था, बस इतना ही जानते रहना कौन कौन से एक्ट आए थे, इसका क्या। तो मैंने आपको पहले वाले में बताया कि नंबर 1 पर किसान उत्पादक व्यापार और वाणिज्य संवर्धन अधिनियम है। इसके अंतर्गत किसान अपने बाजार उत्पाद को कहीं जा करके बेच सकता है, ठीक है। दूसरा था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम 2020, जिसमें किसान किसी उद्योगपति से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, जिसमें कि एक जमाखोरी किसी भी संग्रहित करने की एक सीमा को निर्धारित कर दिया। इनमें बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि अभी ये क्रिस बिल समाप्त हो चुकी है तो इनका ज़्यादा मतलब नहीं बनता। अब हम थोड़ा सा चर्चा ये बात कर लेते कि तो क्या ये क्रिस बिल सही थे। भाई इतना विरोध हुआ, इतने लोगों ने समर्थन भी किया, तो क्या भी ज़्यादातर जो भी किसान के लीडर्स थे या किसानों के जो संगठन थे, उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि देखिए किसान पहले से भी इतना ज़्यादा परेशान है। और अगर आप इस तरह के उस पर शर्तें लागू कर देंगे, इस तरह के कानून ला करके, तो भाई MSP कितने लोगों को मिल रहा है, 6% लोगों को मिल रहा है। जो लोग इसके विरोध में वो ये तर्क देते हैं। इससे क्या होगा कि किसान और ज़्यादा एक तरीके से मजबूर हो जाएगा और वो अपने ज़्यादा सामानों को बाहर बेचेगा, जिसके कारण हो सकता है कि उसको कोई लाभ ना हो। लेकिन जो लोग समर्थन करते हैं उनका कहना ये है कि देखिए, जब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं आएगी, किस निजी निवेश कृषि में नहीं बढ़ेगा, लोगों को अच्छी बीज, अच्छी फसल, अच्छी बीज, अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ सकती है। ये एक मैंने आपको विरोधी का तर्क दिया। और अब न्यूट्रल तर्क ये है कि देखिए, हमें किसानों को इस तरीके से कानून लागू करके सुधार करने की ज़रूरत नहीं। हमें सबसे पहले किसानों को कम से कम दाम में आवश्यक उपलब्ध, जैसे कृषि के आधुनिकीकरण करने की हमें ज़रूरत है। हमें अपने कृषि की एग्रीकल्चराइजेशन को सबसे पहले देखिए, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 87% पूरे देश में लगभग किसान 86-87% सीमांत एवं लघु हैं। अब उनके पास क्या है कि एक से दो अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है। अब आप 2 हेक्टेयर ज़मीन में क्या मॉडर्नाइजेशन कर लेंगे, क्या आप उसका मशीनीकरण कर लेंगे, और कितना आप उससे उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। तो अगर हम आगे की राह की देखने की बात करें तो हमें किसानों के सुधार के लिए सबसे बेहतर ज़रूरी है कि हम किसानों को प्रत्यक्ष मदद उपलब्ध कराएं। जैसा किसान सम्मान निधि सरकार 500 रुपये देती है, बहुत अच्छा है, मतलब जो सराहनीय है, तो सराहनीय कार्य, ठीक है। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो किसानों को कृषि से अलग आय की प्राप्ति की जरूरत है। अधिक से अधिक किसानों को हमें स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, रोजगार को अलग साधन सृजित करने की ज़रूरत है। हमें अब मनरेगा जैसी योजनाओं को और अधिक से अधिक प्रभावशाली करने की ज़रूरत है। सरकार इसमें लखपति दीदी वाला जो मामला लेकर के आ रही, वो महिला किसानों के ही संबंध में है। उसके अंतर्गत क्या होगा कि महिला किसानों को हम ड्रोन चलाना सिखाएंगे, महिला किसानों को हम छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिसके कारण कि वो अपना रोजगार सृजित कर सकें। तो अगर हम आगे की राह को देखें तो हमें बिल लाने की जगह
किसानों के कौशल को विकास करना है और जितना अधिक से अधिक हो सके हमें किसानों की प्रत्यक्ष मदद करने की समय ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था जब एमएसपी उसके बाद एमएसपी को तर्कसंगत करने की ज़रूरत है। अभी केवल 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है, बताइए। तो इसका क्या मतलब है? हम जो 23 फसलों की बात करते हैं, मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था उसमें क्या है, हकीकत उसमें यह है कि केवल 2 गेहूँ और चावल, यही दोनों का एमएसपी मिल पाता है, बाकी तो फसलों को नहीं मिल पाता। उसके साथ साथ हमें किसानों को खाद, उच्च गुणवत्ता के बीज, उसके साथ साथ सिंचाई की सुविधा कम से कम दाम में करने की, मैं नहीं कहता इनको फ्री में किया जाए, लेकिन कम से कम दाम में उनको उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ साथ किसानों को खास तौर से उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए ताकि भविष्य में वो आकर के उनका एक दूसरी दिशा में वो अपना रोजगार सृजित कर सके। इस तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। किसानों की कवरेज बढ़ाएं, संकर बीज और उन्नत बीज अपनाने में वृद्धि, विविधता प्रतिस्थापन अनुपात को बढ़ाना, बीज परीक्षण सुविधा में सुधार करना, पुनर्विचित उर्वरक सब्सिडी नीति, हमें अपनी जो सब्सिडी नीति है इसको भी सही करने की ज़रूरत है, तर्कसंगत करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम उर्वरकों पर की सब्सिडी दे रहे, देखिए यहाँ पे दो धारी तलवार वाली बात है। अगर हम सब्सिडी देते हैं तो अधिक से अधिक उसका फर्टिलाइज़र खरीद का दुरुपयोग किया जाता है, और सब्सिडी नहीं देते हैं तो ये कहा जाता है कि किसान अपने आप में सक्षम नहीं है उर्वरक खरीदने में। तो यहाँ पे सरकार के भी मतलब इधर खाएं इधर कुआं वाली बात है, ठीक है। तो हमें तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें कृषि पर कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगाया जाता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कृषि सरकार की आय लगभग 0 हो जाती है। प्रत्यक्ष आय की बात मैं कर रहा हूँ। कैसे भाई, कृषि पे कोई टैक्स तो है नहीं कि आप इतना उत्पादन कर रहे हैं तो इतना हमको देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े जो किसान हैं वो लाभ कमा ले जाते हैं। जितने भी सरकार ज़्यादातर उर्वरक सब्सिडी देती है, जितना सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है, उसका लाभ बेसिकली बड़े किसानों को ही मिलता है। छोटे किसान उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जो भी ऋण मिलता है उसका लाभ बड़े किसान उठा ले जाते हैं। छोटे छोटे किसान तो अपना ऋण वो इतना ज़्यादा लेते भी नहीं, और ले पाते हैं तो उसको जमा नहीं कर पाते, उनको डिफाल्टर भी घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा कृषि में हमारी लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम कृषि से उठा करके लोगों को दूसरे क्षेत्रों में एडजस्ट करें। मैंने आपको बताया था प्रचंड बेरोजगारी, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है कृषि की। जहाँ 4 लोग की जरूरत है वहाँ 40 लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ खास तौर से जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन वाले रीजन पे क्या हुआ है कि हम दो काम, या तो कृषि या तो सरकारी नौकरियाँ। सरकारी नौकरियाँ इतनी है नहीं कि सबको दिया जा सके। कृषि में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। तो हमें रोजगार सृजित करने के लिए नए नए उद्योगों को लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए देखिए सरकारें निवेश करती हैं, कुछ उसका लाभ होता है, कुछ नहीं होता। तो हमें कहीं ना कहीं जो कृषि की आबादी है इसको दूसरे सेक्टर में लगाने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप मेंस में प्रश्न आएगा तो आप, मैं इसको बेसिकली मेंस के प्रश्न से ही बता दूं। मान लीजिए कभी मेंस में ऐसा जुड़ा प्रश्न आ ही जाए तो आप उसको लिख सकें। उसके बाद हमें अपने एमएसपी में सुधार करने की ज़रूरत है कि कम से कम जो उत्पाद किसान बेचता है उसको तो उसका पैसा टाइम पे मिल जाए। तो ये था देखिए कृषि बिल तीनों, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा छोटा ही वीडियो है, लेकिन इसके द्वारा आप ये समझ गए कि कृषि बिल क्या था। उसके बाद कृषि में क्या सुधार हम और अधिक कर सकते हैं। सुधार तो इस तरह बहुत ज़्यादा है कि हम उच्च मूल्य वाली फसलों को लगाएं, उसके सब्जियों में संकर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें, नई नई फसलें लेकर यहाँ क्षेत्रीय उत्पादन को बेल्ट बनाएं कि इस क्षेत्र में इसी का उत्पादन किया जाएगा। फलों का स्टॉक, रूट स्टॉक बनाएं, जैविक उत्पादों को मांग को मजबूत करना, विदेशी नस्लों के साथ स्वदेशी पशुप्रजनन को बढ़ावा देना, बुल मदर फार्म को बढ़ावा देना। मतलब कृषि के साथ हम पशुपालन को भी बढ़ावा दें कि पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे, हम अधिक से अधिक किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित करें ताकि वो मतलब कृषि के साथ साथ भी दूसरे कुछ आय अपनी अर्जित कर सके। तो इस तरीके से हम कृषि में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले मंडियों में जो है ना कार्टेल को ख़त्म करने की जरूरत है। मंडियों में होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसान लेके गया, कार्टेल का मतलब होता है एक तरीके का मतलब संगठन बना लेना, कि समूह बना लेना, कि कोई किसान अगर मान लो अनाज लेके आएगा तो हम उसको सभी जितने भी व्यापारी रहेंगे वो बोलेंगे हम आपका किसान
₹1000 क्विंटल सुपर खरीदेंगे नहीं। अब आप किसके पास जाओगे? किसान किसके पास जाए? जिसके पास जाता है वो वही रेट बोल रहा है, सभी वही रेट बोल रहे हैं। इससे क्या होता है, जैसे वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ये जितनी भी कंपनियां इन्होंने आपस में कार्टेल बना लिया है। इसके द्वारा ये क्या करती हैं, कोई भी कंपनी इससे कम का कोई भी आपको रिचार्ज नहीं देगी, तो आप मजबूर हो जाएंगे, कोई ना कोई तो खरीदोगे आप। इस तरीके इसको कार्टेल बोलते, पर्दे के पीछे का काम। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी कृषि संबंधी समस्याएं हैं वो एक दिन में दूर नहीं होगी, धीरे धीरे करके हमें समस्याओं को समझना है, फिर उसको एक एक करके निराकरण करना है। उसके साथ साथ अगर हम मान लीजिए ग्राम स्तर पर किसानों के पास में संसाधन नहीं होते, तो हम उनकी सरकारी सुविधा उपलब्ध करके उनके घर से ही अनाज को खरीद करके उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएँ, पारदर्शिता लाई जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे सुधार किए जा सकते हैं। तो मेन मैंने आपको चर्चा कर दी, कभी मेंस में आप आए तो आप लिख सकते हैं। अब तो देखिए ये ऐसा था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था खास तौर से जो तीनों कृषि कानून थे, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कि पता होना चाहिए। अब हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे खाद प्रसंस्करण की, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। थैंक यू।